जिन लोगों ने 12 साल तुझे अपने घर में जगह दी, उन्हीं के घर में चोरी की? मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। कुछ नहीं किया। सुरेश गोंधले। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? और साहब भी खरंच सांगतो, मैं इसको जानता नहीं। कौन है ये? मैं भी इनको नहीं जानता साहब, सच कह रहा हूँ। सर बैठिए। रेटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है बैंक में किया गया सिग्नेचर और सुरेश गोंधले का सिग्नेचर अलग अलग है। झूठा पैन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठे हस्ताक्षर, सब के सब दस्तावेज झूठे। तो फिर सच क्या था? टोटल 2,35,000 घपला है सर आज तक। मुंबई पुलिस सख्ते में आ गई क्योंकि जालसाजी का ऐसा केस उनके सामने कभी नहीं आया था, जहां एक आदमी के बैंक अकाउंट से पैसा एक ऐसे अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा था जिसके अकाउंट होल्डर की कोई पहचान नहीं थी। उसका पता फर्जी था और सारे डॉक्यूमेंट्स नकली थे। माया नगरी मुंबई में लालच और भ्रष्टाचार की जमीन पर पैदा हुआ था ये केस, जिसने सबको अचंभित कर दिया था। करोड़ों लोग, अनगिनत सपने और उन सपनों को पूरा करने की एक ही मंजिल, एक ही शहर, आमची मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां छोटा बड़ा अमीर गरीब हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा हुआ है, डटा हुआ है, जुटा हुआ है। यहाँ कड़ा संघर्ष है, कड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत करने वालों को अंत में कामयाबी जरूर है। पर अफसोस, कुछ लोग रातों रात कामयाब होना चाहते हैं। उन्हें दौलत पाने का और अपने शौक पूरे करने का एक शॉर्टकट चाहिए, और यही मानसिकता जन्म देती है अपराध को। एक सामान्य समाचार पत्रिका के अनुसार इस देश के बड़े शहरों में जुर्म की गिनती में मुंबई दूसरे नंबर पर है। सिर्फ साल 2011 में पुलिस के पास पूरे 32,647 वारदात दर्ज की गई। आज सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में देखिए आमची मुंबई के एक साधारण परिवार में घटी ऐसी असाधारण वारदात, जहां पैसे के लालच ने जन्म दिया एक अभूतपूर्व अपराध को। फ्रेंड्स, पता है कल मुझे मेरे डैड ने क्या गिफ्ट किया? क्या? वाह! अब इसके फीचर्स देख। 3D मैप विथ वॉइस नेविगेशन। ऑसम यार, कितने में लिया तूने फोन? 85,000 ओनली। आर यू सीरियस? क्या बेब? और वो भी ब्लैक में। अभी तक ये फोन मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। यार तेरे डैड को ना मानना पड़ेगा। I mean, हर लेटेस्ट चीज सबसे पहले तेरे पास होती है। बहुत लकी है तू। वैसे कुणाल, तुम्हारे पास कौन सा फोन है? मेरे पास भी है। हे कुणाल, कम ऑन यार, तो हमेशा 10 साल पीछे क्यों चलता है? एक्चुअली तेरे डैड के पास इतना पैसा है, बट स्टिल तू ये फोन लेके घूम रहा है। कुणाल, तू ना एक काम कर, अपने डैड को ना तो अब से पढ़ाना चालू कर, ठीक है? तो शायद उस वक्त तेरे डैड तुझे ये फोन गिफ्ट कर दे। क्यों फ्रेंड्स? चल यार कुणाल, निकलते। कहाँ? ओए कुणाल, व्हाट अ बाइक यार, सॉलिड है ना? कुणाल, जस्ट लुक एट दिस डूड, 883 सीसी, डुअल एग्जॉस्ट, ट्विन पिस्टन ब्रेक्स, अनबिलीवेबल यार। जिसकी भी ये बाइक होगी साला क्या लकी होगा ना यार। हो गया तेरा? वो मैं तो बैठो। ऐसे ही जरा देख रहा था। ऐसी हॉट बेब तो ऐसी सुपर हॉट बाइक पे ही सूट होती है यार। भाई डैड से बात करके देखें। क्या पूछेगा तू? आई मीन मुश्किल लगा के देखेंगे, हो सकता है तेरे को तेरी बाइक और मुझे मेरा फोन मिल जाए यार। राइट, 8 लाख की बाइक थी वो, और तेरा फोन 60,000 का है। डेफिनेटली दे देंगे अपने को। पूछना, तू पूछ भाई, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, पूछ के देखते हैं। 2 महीने पहले तो लिया था, फिर से नया मोबाइल क्यों चाहिए तुम्हें? डैड 2 महीने के बाद सब चीज अपडेट हो जाती है और उसमें सारे फंक्शंस नहीं है, इसलिए। अच्छा डैड, मुझे एक नई बाइक मिलेगी क्या? बेटा 18 साल के हो जाओ, मेरी बाइक चला लेना। आपकी बाइक नहीं चाहिए मुझे डैड, वो बहुत पुरानी है। मुझे एक नई सुपर बाइक चाहिए। पता है कॉलेज में कितने लड़के लेके आते हैं, क्या ऑसम दिखती है। कॉलेज में बाइक चलाने जाना है या फिर कोई पढ़ाई भी करनी है तुम लोगों ने?
जब हम इनकी उम्र में थे ना। हाँ पता है। आप लोग 20-20 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे कॉलेज। फाइन, हम लोग को बाइक और फोन के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट क्लबिंग के लिए 5-5 हजार रुपए तो दीजिए। हम फ्रेंड्स क्लबिंग के लिए जाना चाहते हैं। फिर से क्लबिंग? अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें पैसे दिए थे ना जाने के लिए। बार बार मैं क्लबिंग के लिए पैसे नहीं दे सकता, समझाओ इसे। पापा ठीक बोल रहे हैं, अब क्लबिंग के लिए कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। माँ वो क्लब पुराना था, ये नया वाला है, परसों स्टार्ट हुआ है। देखो कुणाल, और तुम भी सुनो, अगर शाही शौक पालने हैं ना तो अपनी पॉकेट मनी से ही गुजारा करना सीखो। मैं तुम दोनों को और पैसे नहीं दे सकती। देखा इन्हें? और डांटो तो तुम बोलती हो बच्चे हैं, डांटिए मत। ओए कुणाल, तुम दोनों शाम को क्लबिंग आ रहे हो ना? अरे नहीं यार, डैड और चाचा थोड़े नाराज है और पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है। पैसे की चाहिए? कपल एंट्री तो फ्री है। अरे लेकिन कपल के लिए गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए ना यार। हमारे पास तो वो भी नहीं है। होगी भी कैसे, क्योंकि ना तो तुम उन्हें घुमा सकते हो और ना ही लिफ्ट दे सकते हो, और तुम्हारी पॉकेट वो तो हमेशा ही खाली रहती है। चलो नेवर माइंड, मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ शाम को क्लबिंग पे अपनी नई 12th हाउसिंग की ड्रेस पहन के जाने के लिए। ये लोग तो लूजर्स है। लेट्स गो गाइस। सब लोग आते हैं। बाय बाय बाय। ये हमारे साथ ही क्यों होता है हमेशा? ये लोग भी तो हमारी एज के हैं, जो चाहिए उनको वो मिल जाता है। अरे ये लोग कौन सा खुद कमाते हैं यार। देखना यार, इनके पेरेंट्स इनको सब कुछ दे देते हैं, और एक हमारे पेरेंट्स है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? चल तो यहाँ चल क्या कर रहा है भाई? चलना। तेरा फोन दे। क्या हुआ? देना। ओए क्या कर रहा है? तू चिल मार, बस देखते जा। भाई साहब, यस। ये फोन का कितना दोगे? क्या फोन बेच रहा है? बेचने का तो अपना बेचना, मेरा क्यों? ट्रस्ट में कुणाल, बस चुप रहे। 1 मिनट। ओके। यार क्लबिंग के लिए मेरा फोन बेच रहा है। अब अरे तो डैड को बोलना कि तेरा फोन चोरी हो गया, तुझे नया फोन भी मिल जाएगा और हमें आज क्लबिंग में जाने के लिए पैसे। समझा ढक्कन? हाँ तू गुड यार। ये लो, पूरे 12,000 गिन लो। ये क्या? सिर्फ 12? बस? इसका इतना मिल रहा है ना, ये भी बहुत है। मार्केट में इसका नया मॉडल आया है 5। वैसे भी ये तो कोई लेगा नहीं, ये तो तुम लोगों का नसीब अच्छा है जो तुम लोग को इसका 12,000 मिल गया। ठीक है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कंज्यूमरिज्म, यानी उपभोक्तावाद। पूंजीवादी समाज का सबसे कड़वा सच, जहां इंसान का लालच उसकी जरूरतों से कहीं बड़ा होता है, जहां अहमियत लोगों से, रिश्तों से, भावनाओं से ज्यादा प्रोडक्ट्स की और बेजान चीजों की होती है, जहां लगातार विज्ञापनों द्वारा हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हमारी जिंदगी इन प्रोडक्ट्स के बिना अधूरी है। नतीजा, एक कार के बाद दूसरी कार, एक टीवी से बढ़िया दूसरा टीवी, एक ब्रांड के कपड़े से बेहतर दूसरा ब्रांड। इसी तलाश में इंसान बस भागते रह जाता है और उसके मन में लालच का एक ऐसा राक्षस पैदा होता है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। बड़े तो फिर भी उपभोक्ता की चंगुल को समझ सकते हैं, उसे संभल सकते हैं, लेकिन बच्चों की आंखें मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, विज्ञापनों को देखकर चकाचौंध हो जाती हैं। ऊपर से इन प्रोडक्ट्स को लेकर वो अपने दोस्तों के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। नतीजा, आसानी से लालच की गिरफ्त में आ जाते हैं। कंज्यूमरिज्म के इस चक्रव्यूह में विपुल और कुणाल दाखिल हो चुके थे। इस चक्रव्यूह में जाना तो आसान होता है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, कई बार नामुमकिन होता है। अरे ये लिस्टिंग में आया क्या? हाँ ठीक है, सारूच है। जय श्री कृष्ण। कहाँ थे तुम? और फोन कहाँ है तुम्हारा? मम्मी कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही है, मिल ही नहीं रहा। डैड वो मेरा फोन चोरी हो गया। चोरी हो गया? कब? कैसे? डैड वो एक्चुअली 2 दिन पहले वो कॉलेज जाते वक्त कुणाल फोन पे किसी से बात कर रहा था और कोई छीन के लेके गया। हम उसे पकड़ भी नहीं सके। 2 दिन पहले, और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्यों बताते? आप ही ने तो कहा था कुछ फोन वोन नहीं मिलेगा, तो बता के क्या फायदा? तुमको फालतू का खर्चा करने से मना किया था, अब जरूरत की चीज लेने से तुम्हें रोका है कभी? चलो छोड़ो, नया ले लेंगे। विपुल और कुणाल के मुंह खून लग गया था। एक झूठ के ना पकड़े जाने की वजह से उन्हें और झूठ बोलने की हिम्मत मिल गई। ऊपर से कम उम्र में पैसे का नशा उन पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने
बड़े से बड़ा झूठ बोलना शुरू कर दिया। माँ वो मुझे जरा 15,000 चाहिए थे। शेना माटे चाहिए छे? वो माँ नए क्लासेस में एडमिशन लिया ना, तो उसकी फीस भरना। मैं ला कर देती हूँ। डैडी वो कॉलेज की अगले हफ्ते ट्रिप जा रही है लोनावला, हम दोनों को 5,000 चाहिए। दोनों के लिए ठीक है, एंजॉय। चल चल बैठ 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 बैठ। काश उन्हें इस समय सही मार्गदर्शन मिलता। काश उनके माता पिता अपनी जीवन की भाग दौड़ से उनके लिए थोड़ा सा समय निकालते, उनके बढ़ते हुए लालच पर गौर करते, तो शायद कुणाल और विपुल का ये झूठ का सिलसिला यही खत्म हो जाता। सावधान इंडिया में हमारा ये प्रयास है कि इन केसेस के जरिए ना सिर्फ हम समाज को आईना दिखाएं, बल्कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, आपको सतर्क करें, ताकि कल को आपकी जानकारी में, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई ऐसी घटना घटे तो आप उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकें। के नाम पर गाड़ी ले रहे हैं, इनके पैन कार्ड का जेरॉक्स, पेपर्स आपके सब बराबर हैं। बढ़िया, तो जितना जल्दी हो सके, उनकी पहली गाड़ी है ना, इसके लिए आप चिंता ना करें सर, आपका काम मैं जल्दी से जल्दी कराऊंगा। चलिए मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। किसकी पहली गाड़ी डैड? तुम्हारी मम्मी के लिए बेटा। गाड़ी? मम्मी के लिए? वाह 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 डैड, उसे मैंने आपसे नई बाइक मांगी और आपने मुझे सीधा मना कर दिया, और यहाँ पे आप नई गाड़ी मम्मी को दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप डैड? मुझे क्यों मना किया? चुप कर। ये गाड़ी कोई मैं स्टाइल मारने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं ले रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी को जरूरत है, इसीलिए गाड़ी ली जा रही है। और तुम्हें इतना ही शौक है ना अपनी महंगी फरमाइशें पूरी करने का, तो कल से गादी पर बैठ, पैसे कमा, बचत करेगा ना, उससे पूरे करना अपने शौक। तब तक तुम 18 के भी हो जाओगे, लाइसेंस भी मिल जाएगा। अब जाओ जाके ये चेकबुक अंदर संभाल के रखो ध्यान से, सामने बोलते रहो खाली। तेरे लिए नया लैपटॉप चाहिए था ना? हाँ, क्यों? तुझे तेरा लैपटॉप भी मिलेगा और मुझे मेरी बाइक भी। 100 बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक फोन मिलता है, ये सब कहाँ से मिलेगा? सारी दुनिया के पास लेटेस्ट फोन है, सब लोग महंगी वाली कूल बाइक चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यार? उसके लिए मैं हमारी उस सड़ेली फैक्ट्री में गधा मजदूरी क्यों करूँ? कौन सा ताजमहल मांग लिया मैंने? सिर्फ एक बाइक ही तो मांग रहा हूँ। तुझे लगता है मेरे डैड के पास 8 लाख नहीं होंगे? बात वो नहीं है कि वो देना नहीं चाहते। और वो क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन मैं बाइक लेकर ही रहूंगा, और वो भी अभी। मैं 6 महीना वेट नहीं कर सकता। देख विपुल, देखो मालूम है ना तू हवा में सोच रहा है। नहीं, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे बाइक और लैपटॉप क्या, हम जो चाहे वो ले सकते हैं, और हमें कभी डैड से एक्स्ट्रा पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल, तो मेरे प्लान में है? कोई देख लिया तो? अरे ठीक है ना, अपना ही तो घर है, कोई उठेगा तो बोल देंगे कि नोट्स ले रहे थे। काम कर, तू यहीं पे रह के ध्यान रख।
बोलो। ये एक्चुअली ज़मीन बेचना है? जी इसका बिल तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं, वो तो गुम हो गया। हो गया? अरे बगैर बिल का माल में नहीं ले सकता है। अंकल प्लीज, हम मजबूरी में पैसे की जरूरत है। अरे बगैर बिल का माल लूंगा तो फिर पुलिस का लफड़ा होगा, मुझे नहीं चाहिए। लो। लालच का बीज भले ही किसी एक इंसान के दिमाग में पैदा होता है, पर यह पनपता तभी है जब इसे दूसरों का साथ मिले। जौहरी ये समझ गया था कि जेवर चोरी के हैं। वो चाहता तो इस जुर्म को रोक सकता था, पर उसने जुर्म को शय दी। अरे रुको रुको, जरा सोचिए, इस कदम पर वो विपुल और कुणाल का साथ ना देता और उसके साथ दूसरे भी इस जुर्म में उनके भागीदार ना बनते, तो मजाल थी दो बच्चों की कि इतना बड़ा क्राइम कर बैठते। लेकिन अफसोस, विपुल और कुणाल के साथ वो जौहरी भी लालच का शिकार बन गया। देखो ये सबका मिला के मैं तुम लोगों को 50,000 रुपए देता हूँ, ठीक है? जल्दी बोलो। ठीक है। ठीक है। अरे नंदू लाना जरा पैसे लाना। जी सेठ। ये लो, गिन लो। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जिन लोगों ने तुझे अपने घर में 12 साल जगा दी, उन्हीं के घर में चोरी कर दी। इतनी लालच बढ़ गई तेरी, इतनी। मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। चुप साले, चुप। शराफत से काम करते हैं और मालिक मालकिन का भरोसा जीत लिया तो उसी घर पे हाथ साफ करके भाग जाते। विप्लो विश्वास करता था ना ऊपर, देखो क्या फल दिया इसने हमारे विश्वास का। मालकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आप मेरे भाई बाप हो, मैं आपको ज्यादा कैसे कर सकता हूँ? मैंने चोरी नहीं की। नौटंकी बंद कर, निकल यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। इसके सामान में कुछ नहीं मिला, लगता है जेवरात इसने कहीं छुपा के रखे। ऐसे छोटे लोगों को तो रखना ही नहीं चाहिए साला घर पे। चोर साले। विपुल नहीं। विपुल और कुणाल के सर पर लालच का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि अब उन्हें अपने पराये, दोस्त, दुश्मन, इनमें कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। हरि भाई, जिसने इन दोनों की उम्र भर सेवा की, उस पर लांछन लगाने से पहले इन दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा। उनकी मानसिकता अब पेशावर मुजरिम जैसी हो गई थी। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह सिर्फ उनकी शुरुआत थी। उनका सबसे बड़ा अपराध तो अभी बाकी था। कहाँ लेकर आया तू मेरे को? अरे तू चलना, मेरे प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू होती है। अरे कौन सी प्लानिंग, कौन सा फर्स्ट है? चल चल, तू सिर्फ देखते जा। अब क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है तू? चलना। क्या हुआ? चल। क्या हुआ? चल चल क्या चल है? चल। अरे यस, मिल गया। यही तो चाहिए था। पर क्या है, क्या ये? समझाता हूँ तेरे को। अब सबसे पहले ये सुरेश गोंदल के नाम पे हम एक अकाउंट खोलेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसका एड्रेस प्रूफ। फिर बाकी के सारे डॉक्यूमेंट उसके नाम पे बनवाना पड़ेगा और सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ। क्या बात है भाई। चल आजा, डेट ऑफ बर्थ बना। क्या 2 मिनट यहीं पे रुको। इसको पकड़ेगा। बताइए, ये नोटरी वोटरी करवानी है? हाँ, वो एक नोटरी करनी थी। एक्चुअली चाचा जी का लाइसेंस गुम हो गया और नया बनवाना है, लेकिन उनका ना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं मिल रहा। तो आप बना देंगे? बन जाएगा, लेकिन चाचा जी कहाँ हैं? वो एक्चुअली उनकी तबीयत जरा खराब है, इसके लिए आज आनी पड़ी। ठीक है, लेकिन 2,000 रुपये लेंगे। चलेगा। बन जाएंगे, कल आके यहाँ से ले लें। थैंक यू। चलो भैया, चलिए भाई। कोर्ट सिर्फ विपुल और कुणाल की नियत में होती तो अपराध रुक जाता, पर यहाँ तो हीरा एजेंट को भी शॉर्टकट चाहिए था। ये जानते हुए कि दोनों झूठ बोल रहे थे, वो चुप था। उल्टा एक जाली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बनवा के
उसकी नोटरी करवा दी। हम सब में से बहुत से लोगों की तरह उसने भी सोचा अपन को क्या लेना देना है, अपने को तो मतलब है सिर्फ अपनी फीस से। एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ तो हो गया, पर फोटो आईडी का क्या? ये सुरेश की फोटो कैसे लाएंगे अपन? अरे फोटो क्यों चाहिए ढक्कन? अभी घर पे चल, इंटरनेट से कोई भी फोटो ले और लगा दे सारे डॉक्यूमेंट्स पे। किसको पता सुरेश गोंडले कौन है, कैसा दिखता है? हमने जो फोटो लगा दी वो बन गया सुरेश गोंडले। अरे हाँ यार, क्या बोलता है? चल कमाल। अब देख, एड्रेस प्रूफ तो है अपने पास, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रेडी हो गया। अब बस ये फोटो और थोड़ी सी घूस की मदद से हमें ड्राइविंग लाइसेंस रेडी कर देंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस से अच्छा और कोई फोटो आईडी तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात है भाई। बन गया सर। आए थैंक यू सर। थैंक यू। भाई साहब डॉक्यूमेंट्स तो बन गए, पर एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम? अगर बैंक वाले बोले सुरेश गोंडले को लेकर आओ तो कहाँ से लाएंगे यार? चिल यार, देखते जो होगा। इतना सब हो गया है, ये भी हो जाएगा, समझा? अपने काम करते हैं, आज तो बैंक बंद होने का टाइम हो गया, अपन ना कल सुबह बैंक करते हैं, सब हो जाएगा। सर ये सारे डॉक्यूमेंट। सिर्फ डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, चाचा जी को अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। एक्चुअली हमारे चाचा जी आउट ऑफ स्टेशन है, वहाँ उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का है, और हमें खुद जाके उन्हें फ्लाइट से ले आता। रियली हमारे बैंक के कुछ नियम रूल्स हैं, इसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे सर, सर अपने बारे में भी तो सोचिए। आप हमारी हेल्प कर दीजिए, आपको आपका शेयर मिल जाएगा। ठीक है जी, मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। कम ऑन कुणाल, कम ऑन, आई एम श्योर तू कर सकता है। मुझसे तो बेटर है तो दूसरों को साइन करने में। ऐसा कर। बस परफेक्ट है, कमाल। अब चेक पे बड़ा। शाबाश मेरे भाई। अब देख, लैपटॉप, बाइक, फोन सब आता है अपने पास, सब कुछ। यस। अब देख कैसे पैसे आते हैं अपने पास, वो भी बिना मम्मी डैडी से भीख मांगे साला। विपुल और कुणाल का प्लान अब हकीकत में बदल चुका था। अकाउंट खोलने के फ्रॉड के बाद अब दोनों ने विपुल के पिता की चेक्स पर जाली दस्तखत करने शुरू किया। यही चेक्स वो हर थोड़े दिन में फर्जी अकाउंट में डिपॉजिट कर देते। अकाउंट का भरपूर फायदा उठाकर उन्होंने इस अकाउंट से बाइक के लिए लोन भी लिया। तो आम टीनेजर्स इस तरह रातों रात पैसों में खेलने लगे। आमतौर पर माता पिता को घर ही में ऐसे जुर्म के बारे में भनक लग जाती है, लेकिन विपुल और कुणाल का दिमाग पेशावर मुजरिम की तरह चल रहा था। उन्होंने हर एक चीज का बैकअप प्लान बनाया था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। गौर कीजिए कैसे उन्होंने फॉर्जरी के लिए उसी सेविंग अकाउंट्स का चेकबुक चुना जिस पर उनके पिता और उनके चाचा का ना बराबर का ध्यान था। उन्होंने अपनी बाइक कभी अपने घर में पार्क ही नहीं की। किस तरह वो दोनों बड़ी चतुराई से शक से दूर रहे। अरे रजत, क्या बाइक है यार, ये ली तुम लोग ने? लिया भाई, ये ले। भाई तेरे डैड को शक तो नहीं होगा?
ये बाइक मेरे पास रहेगी तो इसे मैं चलाऊंगा, फिर शक नहीं होगा। चाड़ा है एकदम। डन डन चलेगा। बट मेरे को ना एक डाउट है तेरे डैड के बारे में। यार तुम लोगों ने पैसे जमा करके इतनी ऑसम बाइक ली है, इतनी ऑसम बाइक, तेरे डैड को तो खुशी होनी चाहिए ना। तू कह रहा है वो भड़क जाएंगे। तुम्हारा बाप ने नदी ओळख तो यार, मेरे डैड को नहीं जानता भाई तू। चले फिर चलते। टेक केयर यार। थैंक यू। चल भाई ध्यान रखना। हाँ भाई ठीक है चलो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ध्यान रखना। बोल भाई। बस भाई हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ अब किसी को घर पे पता नहीं चलेगा कि ये बाइक मेरी है, हमारी है। चौंका देने वाली बात यह है कि विपुल और कुणाल का केस मुंबई में बढ़ते जुवेनाइल क्राइम्स का सिर्फ एक उदाहरण है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सीआईडी की रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले एक साल में जुवेनाइल क्राइम्स के मामलों में 16% बढ़ोतरी हुई है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि बच्चों के द्वारा किए गए गुनाहों में फ्रॉड के अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, मोलेस्टेशन और दंगा फसाद भी शामिल है। हमारी आपसे खास गुजारिश है कि छोटा हो या बड़ा, रुपए पैसे के मामले में हर एक से खासे सावधान रहें। साथ ही किसी भी कंपनी को, डीलर को, एजेंट को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फोटोग्राफ्स सोच समझकर। आजकल इंटरनेट के जरिए भी बैंक अकाउंट्स हैक किए जाते हैं, तमाम फ्रॉड किए जाते हैं। इसलिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपने डिटेल्स डालने से पहले 2 बार सोच लीजिए। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है, अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकते वक्त इन्हें जरा भी झिझक नहीं हुई। उन्हें एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि जिस पैसे को वो पानी की तरह बहा रहे हैं वो उनके घर वालों की खून पसीने की कमाई है। खैर, पैसों की चकाचौंध बड़े बड़ों को अंधा कर देती है। ये तो फिर भी बच्चे थे। पैसों को अपने फर्जी अकाउंट में इतनी आसानी से आता देखकर दोनों भाइयों का लालच और उनकी जरूरतें दिन ब दिन और बढ़ने लगी। वो बेहिसाब खर्च करने लगे। दोस्तों को खिलाने पिलाने से लेकर अपनी क्लास की लड़कियों को बाइक पे घुमाना उनकी आदत बन गई। जिस तरह 2 महीने बीत गए, जिसके अंत में वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा है। लालच और पैसों की भूख दोनों भाइयों के बीच आ गई। क्या इंपॉर्टेंट बात करना था तुझे? बिल्कुल, हम लोग नेक्स्ट टैक्स में मेरे लिए कैमरा लेंगे। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है? बोला ना तुझे, तेरे कैमरे के लिए अभी पैसा नहीं दे सकता मैं। बाइक का ईएमआई भरना है। जब देखो पैसा चाहिए पैसा चाहिए, सारे पैसे क्या तुझे दे दूं? तो तू अपनी बाइक का ईएमआई भरता रहेगा और मैं कैमरा नहीं लूं। वाह वाह। क्यों? हाँ देख, ये सारी प्लानिंग मेरी थी, सारा दिमाग मेरा, मेहनत मेरी। तुझे बिना कुछ किए ऐसे मिल रहा है फ्री में। तुझे तेरा स्मार्टफोन चाहिए था, मिल गया ना। अब थोड़े दिन चुपचाप बैठ जब तक अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते। बाइक का ईएमआई भरना है यार, वरना वो लोग ले जाएंगे वापस। वो तेरा प्रॉब्लम है, समझा? तूने प्लानिंग किया था ना, तो मेरे को भी अपना हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। देख, मुझे मेरा कैमरा चाहिए, आगे मुझे नहीं मालूम। धमकी दे रहा है तुझे? हाँ धमकी दे रहा है? नहीं, पर लेकिन मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए। देख, अगर तू मुझे कैमरा नहीं दिलाएगा, आगे से मैं तेरे चेक पे कोई साइन नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा ना तो मैं खुद कर लूंगा, समझा ना? हेलो सर, आपके अकाउंट का एक 70,000 रुपए का चेक आया हुआ है मेरे पास, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि सिग्नेचर मैच नहीं। तो आपको फोन कर, वैसे अगर आप कहें तो मैं उसे पास कर दूँ। 70,000 का? अब किसके नाम से? सुरेश गोंडले के नाम। सुरेश गोंडले? मैंने तो ऐसे किसी आदमी के नाम पर चेक इशू नहीं किया। सर, ये चेक मेरे सामने ही। ये सुरेश गोंडले को जानते हो? तो ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, अभी उसे पास मत कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अकाउंटेंट से पूछता हूँ, कहीं उसने तो चेक इशू नहीं कर दिया। हेलो जी सर। हाँ, आपने कोई सुरेश गोंडले के नाम से कोई चेक तो नहीं इशू किया? जी नहीं सर, ऐसा कोई चेक इशू नहीं किया। कहीं भूल तो नहीं रहे? आपको पक्का याद है? जी हाँ सर। ओके। अकाउंटेंट कह रहा है कि उसने भी किसी सुरेश गोंडले के नाम से ये चेक नहीं बना के इशू किया। कौन हो सकता? ये मुझे लगता है कि हमें बैंक जाकर पता करना चाहिए। मामला सीरियस भी तो हो सकता है। तुझे कहा था ना मैंने, किसे मैं ठीक से साइन कर सकता हूँ, किसे मैं साइन कर सकता हूँ सही से। नहीं सुना, कर दिया ना गलत साइन। अब फंसेंगे हम लोग। हाँ तो मतलब देख भाई, अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं कह दूंगा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे पकड़े जाएंगे तब ना। तू इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है? क्योंकि अकाउंट्स हमारे नाम नहीं, सुरेश गोंडले के नाम है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे नाम उसका, फोटोज उसकी,
तो फंसेगा कौन? सुरेश गोंदले। आई बात समझ में? भाई तू जाने दे, ये प्लान मेरा है, तू जैसे फट्टू के समझ में नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको हैरानी किस बात की, जबकि इसी नाम से आपने कई बार चेक इशू किया है। पर मैनेजर साहब, मैं किसी सुरेश गोंडले को जानता नहीं, तो मैं उसके नाम पे चेक कैसे इशू करूंगा? ये देखिए स्टेटमेंट, इसमें तो यही शो कर रहा है। भैया मुझे तो ये कोई फ्रॉड का मामला लगता है। हमें फौरन ही सुरेश गोंडले के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पर हेमंत भाई, मैंने चेक तो जेन्युइन लागे छे। चेक जेन्युइन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है सिग्नेचर की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चेकबुक किसी ने चोरी कर ली हो? ये मेट्रो बैंक की चेकबुक्स तो यहाँ है ही नहीं। चेक करो इस अकाउंट में से विड्रॉल कौन सी डेट्स पे? 18 फरवरी। ये डेट वही उसके आसपास है ना जब हमने हरी को पुलिस के हवाले किया था? हाँ। क्या आपका मतलब हरी? अरे तो और कौन? यहाँ हम सब घर वाले हैं, बाहर का अकेला वो है, और वो बेडरूम में भी आता जाता था। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हरी का मुंह खुलवा लेंगे, फिलहाल ये सुरेश गोंदले कौन है देखे जरा, हो सकता है दोनों मिले हुए हों। हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगवा लेंगे। अजय इंस्पेक्टर साहब आप? सुरेश गोंदले मैं हूँ साहब। ले चलो उसको। लेकिन बात क्या है सर? साले धोखे से पैसे लुटता है, फ्रॉड करता है, फिर पूछता हुआ क्या? घेरे काय नाही केला इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब क्या किया उन्होंने? इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं किया था, मैं कुछ नहीं किया। ये भी था, मैं कुछ नहीं किया, माफ कर दीजिए। ये भी था। अरे तुम्हारी मिली भगत है ना? साहब मैं खरंच सांगतो, मैं इसको जानता नहीं। कौन है ये? मैं भी इनको नहीं जानता साहब, सच कह रहा हूँ। नहीं जानते? बिल्कुल नहीं साहब। तू भी नहीं जानता? तो अब जान लो, अच्छी तरह से जान लो। चलो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। सब मुझे क्यों अंदर डाला? नहीं किया सर। वेट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है, अकाउंट में किया गया सिग्नेचर और सुरेश गोंडले का सिग्नेचर अलग अलग है। एकदम श्योर सर, ये सिग्नेचर एक आदमी के हो ही नहीं सकता। सर मुझे तो लगता है ये काम करने के लिए किसी ने सुरेश गोंडले का नाम का इस्तेमाल किया है। आई थिंक हमें बैंक में जाकर इस अकाउंट में देखना चाहिए जिसमें सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। चलो। ओके सर। सर सारे पेपर सही थे और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही मैंने लोन सैंक्शन किया। ये अकाउंट खुलवाने के लिए कौन आया था, याद है आपको? जी इतने लोग यहाँ अकाउंट खुलवाने आते हैं, अब हर एक को तो याद नहीं रखता, लेकिन एक लोन है जिसके इंस्टॉलमेंट हर महीने इस अकाउंट से डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट? AVX मोटर्स। देखो ये बाइक नंबर है, मुझे बताओ ये बाइक तुम्हारे शॉप से खरीदी गई थी ना लोन पे? सर एक मिनट चेक करके बता दो। जी सर। किसने खरीदी थी, याद है? वो तो याद नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड में फोटो होगा सर। एक मिनट। ये सर। ये फोटो सुरेश गोंदले की है ही नहीं। वो सब तो मुझे नहीं पता सर। अरे कैसे नहीं पता? तुम जिसे बाइक बेच रहे हो उसका सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करते हो। सर एक्चुअली मैं उस दिन आया नहीं था सर। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने तुम्हें दिए थे वो सारे लाओ। सर लाइसेंस पर जो फोटो है बैंक के डॉक्यूमेंट में भी वही फोटो था। और दोनों फोटो सूरज गोंदले के तो है नहीं। सर शायद हमें RTO में जाकर पता चलेगा कि लाइसेंस बनाया किसने था। ठीक है, तुम सभी चेक पोस्ट को इस नंबर वाली बाइक के बारे में इन्फॉर्म करो और कहो अलर्ट रहे। ठीक है। जल्दी ढूंढिए सर, जल्दी ढूंढिए। एक मिनट। हाँ ये है सर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाइसेंस बनवाने के लिए दिए। सर इस पर भी वही फोटो है, समझ में नहीं आता कौन है।
नोटरी? ये कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? हर रोज सैकड़ों पेपर्स पर स्टैम्प लगाता हूँ। अब ये कैसे याद रहेगा कि किस एजेंट ने नोटरी करवाई थी? याद नहीं है तो याद कीजिए, ढूंढिए अपने रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड तो रखते हैं ना आप अपने सैकड़ों नोटरीज का। आपकी लापरवाही की वजह से फ्रॉड हुआ है, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगाने से पहले आपने ठीक से चेक नहीं किया। बेहतर यही होगा कि आप पता करवाएं कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की नोटरी करने के लिए आपके पास कौन आया। ढूंढिए। फाइल चेक करके बताइए, सुरेश गोंदले के डॉक्यूमेंट्स कौन लाया? हीरा। हाँ साहब, मैं तो खाली छोटा सा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनवा के दिया था बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। छोटा सा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ? तेरे छोटे से प्रूफ की वजह से पता है तुझे लाखों घपला है, लाखों का। मैं सच बोलता हूँ साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो एक छोटा सा एजेंट हूँ साहब। लेकिन जाली डॉक्यूमेंट तो तूने बना दिया ना, तो फ्रॉड में तू बराबर का हिस्सेदार है, समझा? मुझे माफ कर दो साहब। उन लोगों ने बोला उनके चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट बनवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं सच बोलता हूँ साहब, उन दो लड़कों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। दो लड़के कहाँ से ढूंढे ये दो लड़के? अब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी चलाते हुए एक लड़के को पकड़ा है सांता क्रूज चेक पोस्ट पर। लेकर आऊं क्या? जाओ। सर मैंने क्या किया है? आप लोग मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए? सुरेश गोंदले के नाम से कितने अकाउंट्स खोले तूने और अब तक कितनों को लूटा है? बोल। कौन सुरेश सर? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं किसी को क्यों लूटूंगा? बना मत। क्या पता क्यों किया तूने सब? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं लूटा। ऐसा नहीं मानेगा। साले की बाइक जब्त कर लो जो उसने फ्रॉड के पैसों से ली है और डाल दो हवाला में। सर बाइक? सर वो बाइक तो मेरे दोस्त की है, मैं तो सिर्फ उसे चला रहा था। कौन दोस्त? हाँ साहब, उन दोनों में से ये एक। बोल। बात यह है कि हमने नकली डॉक्यूमेंट्स की मदद से सुरेश गोंदले के नाम से एक अकाउंट बनवाया था और फिर विपुल ने चेकबुक चुरा ली और फिर जब भी जरूरत पड़ती तो हम डैड और चाचा के अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफर किया करते थे। साला हम पूरे शहर में भाग रहे हैं चोरों को ढूंढने के लिए और मनीष जी के अकाउंट से उनका बेटा और भतीजा चोरी कर रहे थे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये प्लान पूरा विपुल का था, मैंने तो सिर्फ उसका साथ दिया था। मैडम, विपुल को लेकर मनीष जी के घर आ जाओ, मैं इसको लेकर चलता हूँ। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन आप चाहे तो अपने बेटे की बाइक के पेपर्स आप चेक कर सकते। अरे पर इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चों के पास बाइक ही नहीं है, आप ये क्या बोले चले जा रहे हैं? उनके पास बाइक है मनीष जी, है, और वो बाइक भी उन्होंने इसी फ्रॉड के पैसों से खरीदी है। ये सारा किया धराया हरिलाल या सुरेश गोंदले का नहीं, बल्कि आपके अपने बेटे और भतीजे का है। आपके भतीजे ने खुद ये कबूल किया है। और सिर्फ बाइक ही नहीं, उन पैसों से इन्होंने लैपटॉप, फोन, कैमरास, वॉचेस, ऐसी कई चीजें खरीदी और अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट्स, मूवीज, क्लबिंग का बिल भी यही भर के आए हैं। ये क्या हो रहा है ये सब? ये शर्म नहीं आती तुझे ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत करते हुए? कोई अपने घर में भी चोरी करता है क्या? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मां, सॉरी डैडी। शर्म आवे छे मने, तने मारो दीकरो केवा? शर्म आवे छे मने? सॉरी डैडी। दूसरे लड़कों को देख के हमें भी वो सब करने को मन होता और पैसे नहीं थे तो लालच में आके। सॉरी डैडी। मनीष जी, यदि आप केस अभी वापस लेना भी चाहें तभी वो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉड तो इन्होंने किया है। जुवेनाइल कोर्ट में केस चलेगा, इसलिए हमें इनको साथ में ले जाना पड़ेगा। हवलदार, चलिए लेके चलो। डैडी, पापा प्लीज, पापा बचा लो पापा हमें। चलो। विपुल और कुणाल ने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। फिलहाल उन पर मुकदमा चल रहा है। इस दौरान निर्दोष सुरेश गोंडले और हरि भाई को कोर्ट ने बाइज्जत रिहा कर दिया। इस पूरे केस से कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए, कई सवाल उठ खड़े हुए। आखिर कॉलेज में पढ़ने वाले दो बच्चों ने इतना बड़ा जालसाजी का कांड किया तो कैसे? आखिर लालच की दीमक ने किस हद तक मुंबई की व्यवस्था और समाज को खोखला बना दिया है? आखिर इन सारी बातों पर अंकुश लगाए तो कैसे?
माना कि ये इन दोनों के दिमाग की उपज थी, पर इस गोरख धंधे में इनका साथ पूरे तंत्र ने दिया। एजेंट, बैंक, डीलर, नोटरी, इन सब का स्वार्थ, लालच, लापरवाही और इन सब की मिलीभगत से इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया। विपुल और कुणाल अपराधी जरूर थे, पर कहीं ना कहीं सारा सिस्टम भ्रष्ट था। सवाल बहुत ज्यादा है, जवाब बहुत कम। सबसे पहले हम मुंबईकर को मिलकर प्रण लेना होगा। लालच को सिर्फ समाज में नहीं तो अपने जहन में भी ना कहना होगा। जल्दी पैसे कमाने के इस जादुई नुस्खे को ना कहना होगा। अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, उनका सही मार्गदर्शन करना होगा। तभी हम खुद को जागृत और मुंबई को सुरक्षित कर पाएंगे। याद रहे, ये मुंबई शहर हम सब की मेहनत और सपनों के बल पर टिका है। हमें इसे लालच और जुर्म का शहर बनने से रोकना होगा। माया नगरी मुंबई के एक और सनसनीखेज केस को लेकर अगली बार हम फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मुंबईकर भ्रष्टाचार, लालच और पैसों की इस अंधी भूख से कहेंगे अतः बस। आमची मुंबई, मी मुंबईकर। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।